हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ग्रुप डी का साइंस का जो सेट करते हैं रोज़ सुबह 10 बजे, ये क्लास जो है आपको रोज़ सुबह जो है आपको 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है। ये जो है आपको आज जो है साइंस का कितना सेट है, तो ये आज का साइंस का 17वां सेट है। और इससे पहले जो है आपको 16 सेट हो चुका है। और जो भी पिछला 16 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर जा करके पिछला वीडियो सारा को देख लें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज और पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा अंत में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उससे संबंधित कुछ फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न करने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आज जो है क्या तारीख है, तो 23 जनवरी है। आज जो है आपको 11 AM में यानी कि 11 बजे सुबह में सभी लोग को तैयार हो जाना है। और ग्रुप डी में जो है भर्ती को बढ़ा करके 1 लाख की मांग करना है। यानी 1 लाख के यानी कि 32,000 कुछ सीट पर आया है वैकेंसी, तो उसको 1 लाख करने की मांग को लेकर के ट्विटर कैंपेन रखा गया, जिसमें कि देखिए हैशटैग निर्धारित किया गया है, हैशटैग रेलवे लेवल 1 _ 1 लाख _ पोस्ट 2। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या कहा है, तो हाइड्रोजन है, इसको ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। देखिए हम नीचे अभिक्रिया लिखते हैं, क्या है, तो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन क्या लिखा जाता है, तो H2 लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर रहे थे, ब्रोमीन को लिखा जाता है Br2 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है, यानी कि HBr बनाता है। क्या बनाता है, HBr। यही तो हुआ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसको देखिए बन गया, ये इक्वेशन है। तो इसको देखिए संतुलित है या नहीं, इसको देख लेते हैं। इस पर देखिए आपको हाइड्रोजन 2 है और इस पर ब्रोमीन 2 है। इस पर देखिए हाइड्रोजन 1 है और ब्रोमीन 1 है। इसको पर भी हमको 2 करना है, तो देखिए आगे 2 लगा देंगे। यानी क्या होगा, अब ये संतुलित समीकरण हो गया, यानी कि H2 + Br2 बराबर 2BHR2 होगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2HBr, यानी H2Br2 और 2HBr। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही जो इसका संतुलित समीकरण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुंध से डैश पर किरणित होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। देखिए लाल रंग जो होता है, ये लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक ना। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, जितना भी श्वेत प्रकाश में रंग है उस सभी में से इसका तरंगदैर्घ्य ये क्या होता है, तो अधिक होता है। यानी सभी से जो है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो अधिक होता है। और जब तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो ये प्रकीर्णन इसका क्या होगा, कम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा, तो कम होगा, क्योंकि देखिए प्रकीर्णन जो होता है S, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तो तरंगदैर्घ्य के पावर 4 का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे के धुएं से डैश प्रकीर्णित, इनकी प्रकीर्णित ये क्या होता है आपको, तो कम प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, तो कम प्रकीर्णित होता है। तो पहला में कम भराएगा, यानी कि सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसके तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में सबसे अधिक होती है, यानी कि अधिक होती है। यानी कि देखिए सबसे कम पहला ऑप्शन, पहला डैश में, और दूसरा डैश में भराएगा अधिक या सबसे अधिक। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है सबसे कम और अधिक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाशिक उपकरण X है, ठीक ना। एक प्रकाशिक उपकरण है जो कि X है, जिसकी फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो X क्या हो सकता है। देखिए क्या आपको कहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण है, तो प्रकाशिक उपकरण में क्या क्या आता है, तो या तो लेंस होगा ये, या तो ये आपको दर्पण होगा, यही दो होगा प्रकाशिक उपकरण। इसका फोकस दूरी आपको -30 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि फोकस दूरी किस में है, तो ये माइनस में, यानी फोकस दूरी निगेटिव है। तो देखिए निगेटिव जो फोकस दूरी होता है ये मात्र जो 2 चीज़ का ही होता है। एक देखिए आपको अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण जो होता है, ये हुआ अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी जो होगा ये आपको निगेटिव होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस,
इस दोनों का फोकस दूरी क्या होता है आपको, तो निगेटिव होता है। अवतल दर्पण खींच दिए, ये देखिए हो गया आपको अवतल लेंस, दोनों का क्या होता है फोकस दूरी निगेटिव ही होता है। तो यहाँ से क्या प्रकाशिक केंद्र जिसका फोकस दूरी -30 है, तो -30 यानी कि दोनों का निगेटिव है, तो ये कौन होगा, तो कौन होगा, तो एक अवतल दर्पण होगा और उत्तल लेंस होगा, यही दोनों में इसको हो सकता है, या तो अवतल लेंस या तो अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। ठीक, ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं, यानी क्या कहा है कि नीचे देखिए कुछ उपकरण दिया है, लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, विद्युत फ्यूज, ये सब के बारे में कहा है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित चालक पर लगने वाला, मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित नहीं है। ठीक है, देखिए लाउड स्पीकर, ये जो है आपको लाउड स्पीकर का देखिए सबसे पहले कार्य क्या है, तो ये लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है और ये जो है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, हमको पूछा है कौन चुंबकीय प्रभाव पर नहीं है। अब देखिए वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये चालक में जो तार रहता है उसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है और ये भी चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ए मीटर देखिए क्या आता है, तो ये चालक में जो होता है विद्युत धारा को मापता है और ये भी चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। और देखिए एक मात्र बचा फ्यूज, ये क्या करता है, तो ये परिपथ में लगा होता है, जो कि जब उसमें अतिभारण होता है, यानी कि जब अधिक आ जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वायर में अतिभारण हो जाता है, अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है और इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये टूटता कैसे है, तो जब ये हीट हो जाता है, पूरा ये हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये हमसे चुंबकीय प्रभाव के बारे में कहा है, तो यही होगा इसका उत्तर कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जटिल शरीर बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में से कौन सी को विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि जटिल शारीरिक बनावट वाला है, तो जटिल शारीरिक बनावट वाला कौन है, तो मानव भी है, आपको जटिल शरीर बनावट वाला ही मानव ही है, तो ये मानव का ही गुण होगा। तो वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले, नहीं लैंगिक प्रजनन भी करता है मानव, मानव हो गया, कोई जितना भी जीव जंतु है, यानी गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब सारा क्या है, तो ये जटिल सरल शरीर की बनावट वाला है। ठीक ना, और इसमें लैंगिक प्रजनन भी होता है। जीवों के जनन कोशिकाओं में कौन सी विशेषताएं पाई, तो इसके जनन कोशिका में देखिए कौन सा विशेषता पाएगा, देखिए इसका जनन कोशिका जो होता है ये आपको नर जनन कोशिका होता है। इसमें देखिए नर क्या होता है, इसका जनन कोशिका होता है और छोटी गति और गतिशील मादा होता है और खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किस भागों में पहुंचाया जाता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी पेड़ पौधा है तो वो अपना भोजन किसके माध्यम से बनाता है, तो ये आपको पत्ती के माध्यम से बनाता है। किसके माध्यम से, तो ये पत्ती के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये पत्ती में जो होता है क्लोरोफिल होता है, इसी के माध्यम से बनता है और ये जड़ से क्या होता है, तो ये खनिज लवण और जल को लाता है, इसे बनता है। तो ये खाना जो तैयार हो गया तो इसका यूज होगा, तो इसके यूज के लिए क्या किया जाता है, तो ये क्या होता है, जितना भी इसका अंग है, पौधे का अंग है, जड़ हो गया, बीज हो गया, फल हो गया, तना हो गया, जितना भी अंग है सभी जगह जो इस भोजन को पहुंचाया जाता है। ठीक ना, तो किन किन भाग तक पहुंचाया जाता है यही हमसे पूछा है। तो ये देखिए आप क्या है, केवल बीज और विभाजित तक नहीं, गलत बात है। बीम का है कि केवल जड़ों और बीज नहीं, केवल जड़ बीज ने पौधा के सभी अंग में पहुंचाया जाता है। सीम का है केवल जड़ों और फलों में, ये भी गलत है। लेकिन डीम देखिए दिया हुआ है कि जड़ों, बीज, फलों और विभाजित की उत्तक तक पहुंचाता है, तो ये भी सही है, यही तक पहुंचाता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तक तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पाद और अन्य उत्पादों में के परिवहन की क्रिया क्या कहलाती है। कि अभी तुरंत देखे थे कि पौधे से जो है, पौधे के पत्ती से अन्य उत्तक तक जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बनता है उत्पाद उसको पहुंचाया जाता है, तो वो परिवहन जो होता है वो कौन करता है, तो वो करता है आपको फ्लोएम। ठीक, तो फ्लोएम जो करता है वो किस प्रक्रिया द्वारा करता है, तो ये करता है, वो देखिए किस विधि से करता है, तो ये आपको स्थानांतरण विधि से करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानांतरण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानि है। देखिए कोयला है और पेट्रोलियम, इसका कुछ लाभ है और कुछ हानि भी है। और कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत है और असंगत कथन का चयन कीजिए। देखिए 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से 3 को जो है एक समान है और एक जो है आपको असंगत है, यानी कि वो इससे अलग है, तो उसके बारे में हमको जानना है। ए नंबर का है कि इन्हें जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। सही है, जब कोयला पेट्रोलियम को हम जलाते हैं तो उसके बाद कौन सा गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये ग्लोबल
वार्मिंग के लिए उत्तरदायी सबसे ज़्यादा गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो ये सही दिया हुआ है। तो देखिए बी में कहा है कि इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफ़ायती होते हैं। ठीक है, ताप विद्युत घर जितना भी है उसमें जो है विद्युत उत्पादन के लिए कोयला का ही लगभग यूज किया जाता है, तो ये लागत में भी ये किफ़ायती है, नहीं जल्दी ये मिल भी जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। सी में कहा है कि इन्हें जलाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो कि विषाक्त होते हैं और अम्ल वर्षा का कारण भी बनते हैं। सही बात है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये आपको नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड भी उत्पन्न करता है और ये विषाक्त भी होता है, तो और अम्ल वर्षा का भी ये कारण होता है, तो ये भी सही दिया है। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो एक विषाक्त गैस है। ये गलत है। देखिए ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में हम जलाते हैं जब कोयला को, तब निकलता है, तो ये पेट्रोलियम के बारे में नहीं निकलता है, तो ये आपको गलत दिया, तो यही आपको असंगत दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असंगत देखिए यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस है। नहीं, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? देखिए अभिसारी लेंस जो है ये कहा जाता है आपको उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस को कहा जाता है आपको अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या कहा है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस लेते हैं और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस लेते हैं, एक साथ को जोड़ कर रखा है, तो सटा कर रखे हैं, तो इन दोनों के लेंसों की संयोजन क्षमता क्या होगी? देखिए जब देखिए हम कोई भी दो लेंस लेते हैं, देखिए क्या कहा है, अगर दो लेंस जिसकी क्षमता अगर P1 है, देखिए दो लेंस ले, इसका क्षमता देखिए पहला लेंस है, इसकी क्षमता कितना दिया हुआ है? तो P1, और तथा दूसरा लेंस की क्षमता P2 है, और एक दूसरे से देखिए इसको हम D दूरी पर जब रखते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं, माना कि इसको D दूरी पर रखे हैं, तो इन दोनों के लेंस की समतुल्य क्षमता जब हमको निकालना होगा, इसका दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा? यानी समतुल्य क्षमता P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस DP1 P2 हो जाएगा। ठीक, इनकी जितनी ये दूरी है उसके बराबर होगा। अगर हम दोनों लेंस को आपस में नहीं, इस दूरी पर नहीं रखेंगे, दोनों को सटाइए कर रख देंगे, जैसे देखिए ये लेंस है, ये देखिए पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, दोनों को जब हम इसे सटा करके रख देंगे तब इसका क्षमता हमसे पूछेगा, तो P बराबर, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए क्या हो जाएगा, तो क्षमता होता है P1 प्लस P2 और माइनस DP1, तो D क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, D तो मान वैल्यू नहीं है, तो इतना दूर का मान पूरे 0 हो जाएगा, तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों को सटाइए कर रखा है, इस तरीका से रखा गया है। ठीक है, देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस वाले एक अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस है। ठीक, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में ही होता है, तो पहला फोकस क्या हो जाएगा? पहला F1 क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमको P निकाल लेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/F, यानी कि 1/50 हो जाएगा, तो 1/50 जो कि सेंटीमीटर में है, तो ये SI में बदलने के लिए यानी मीटर में हम इसको बदलेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे ऊपर, तो क्या होगा? 50 दूनी 100, यानी इसका क्षमता कितना आ गया आपको? तो 2 डायोप्टर आ गया, यानी कि पहला जो है इसका क्षमता आपको आ गया 2 डायोप्टर। अब देखिए दूसरा लेंस है, कौन सा लेंस है? तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस, यानी अपसारी लेंस कौन है? तो ये अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस, तो ये अपसारी लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका हमको क्षमता निकालना है। तो देखिए अवतल लेंस जो होता है इसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, तो यहाँ से देखिए हम इसका क्षमता निकाल लेते हैं। P बराबर क्या होगा? 1/F हो जाएगा, तो 1/F, देखिए 1/F का वैल्यू कितना है? तो 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होगा, और देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसको हम SI में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि मीटर इसका SI मात्रक होता है, यानी 20/25 100, यानी ऊपर में 5 चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका क्षमता? इसका क्षमता आएगा आपको माइनस में 5 डायोप्टर। और जब दोनों को हम समतुल्य क्षमता निकालेंगे, तो यानी कि दोनों को हम सटा करके रखे हैं, तो समतुल्य क्षमता के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, P बराबर P1 प्लस P2, तो देखिए P नया समतुल्य जो निकलेगा, P समतुल्य यानी इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा? तो P1 प्लस P2, ये देखिए आपको P1 पहला कितना निकाले हैं? तो 2 डायोप्टर निकाले हैं, तो यानी 2 डायोप्टर प्लस P2 कितना निकला है? तो ये देखिए माइनस 5 डायोप्टर निकला है, तो ये देखिए हो जाएगा आपको माइनस, इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको -5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, तभी इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -5, देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3, यानी कि माइनस में आपको 3 डायोप्टर इसका उत्तर आ जाएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस में 3 डायोप्टर, जो कि आपको किस ऑप्शन दिया थी? आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उस तालिका
जंतुओं के विभिन्न उपकला ऊतक के विभिन्न भागों में उसकी स्थिति को दर्शाती है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए नंबर में जो उपकला ऊतक दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा देखिए इसी उभरा हुआ है, ये देखिए कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है रक्त वाहिकाओं के स्तर में, यानी कि रक्त वाहिका का जो स्तर होता है उसमें पाया जाता है, तो ये मिल जाएगा आपको 3 के साथ। अब देखिए दो नंबर में यानी कि बी नंबर में जो दिया हुआ है देखिए गोल टाइप का जो है ये उपकला सब सारा जो है आपको उपकला ऊतक का ही है, तो ये इस प्रकार का उपकला ऊतक जो है आपको लार ग्रंथि के वाहिका में पाया जाता है, तो ये देखिए आपको 4 के साथ मिल जाएगा। और देखिए थोड़ा सा और ये बड़ा हो गया, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको श्वास नली के में पाया जाता है, यानी कि किसमें, तो जहाँ पर सांस लेता है उसकी नली में। और ये क्या आप कहाँ पर पाया जाता है, ये वाला देखिए फोटो से आप समझ लीजिए, फोटो इसको ध्यान में रखना है, ये कहाँ से पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। यानी कि ए मिल गया है आपको किसके साथ, तो 3 के साथ, बी मिल गया है 4 के साथ, सी मिल गया है 1 के साथ और डी मिल गया है 2 के साथ। तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी। देखिए कोई भी गोलीय दर्पण है तो उसका देखिए समतल यानी उसका जो होता है दर्पण सूत्र होता है, उसका क्या होता है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है आपको 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f होता है। यहाँ v क्या है, तो v जो है ये आपको प्रतिबिंब की दूरी है और u क्या है, तो ये वस्तु की दूरी है और f क्या है, तो फोकस दूरी है। यहाँ से हमसे किसके बारे में पूछा है, तो ये आपको दर्पण सूत्र के अनुसार ही हमसे पूछा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में, तो यानी फोकस दूरी हम निकालेंगे तो यानी कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/v प्लस 1/u है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो u और v का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो u और भी ही हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए पहला है भी, तो भी तो यहाँ आ जाएगा आपको u और प्लस यहाँ पर आ जाएगा v आ जाएगा, यानी क्या आ गया हमको 1/f बराबर तो u प्लस v बटा u इंटू भी। जब हम f को लिखेंगे यानी कि f जब इसको पलटेंगे तो इस साइड भी पलट जाएगा, यानी कि u भी बटा u प्लस v हो जाएगा। तो ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमसे फोकस दूरी पूछा था, इसका फोकस दूरी किसके बराबर होगा, तो फोकस दूरी का ये फॉर्मूला सीधा हो गया, तो u भी बटा u प्लस v हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई तालिका में यदि ए बी सी डी और क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15, 16 और 17, देखिए एक तत्व है ए, दूसरा तत्व है बी और तीसरा तत्व है सी, चौथा तत्व है डी और अगला तत्व है आपको ई। ये सारा जो है आवर्त सारणी का है, कोई जो है आपको 15वां समूह संबंधित है, कोई 16वां से, कोई 17वां से संबंधित है। देखिए नीचे आपको दिया हुआ है, देखिए समूह ए का समूह 15 का तत्व कौन कौन है, तो ए है और बी है, समूह 16 का तत्व सी और डी है, समूह 17 का तत्व देखिए सिर्फ ई है। तो देखिए समूह 15 का तत्व जो है पहला तत्व है ये ए, और ये देखिए पहला के बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा तत्व बी है। समूह 16 में देखिए पहला तत्व सी है और चौथा तत्व पुनः डी है। अब देखिए समूह 17 में देखिए पहला ये आपको तीसरा तत्व आपको ई के बारे में दिया है, तो ये तीसरा तत्व है। तो देख लेते हैं आवर्त सारणी देखिए नीचे दी है, तो देखिए पहला तत्व जो है समूह 15 का पहला तत्व क्या होता है, तो आपको नाइट्रोजन फैमिली है, तो पहला तत्व नाइट्रोजन होता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, पहला तत्व यानी ए है, तो ए का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7, यानी क्योंकि ये देखिए नाइट्रोजन है, ये क्या है नाइट्रोजन है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो देखिए चौथा तत्व कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा एंटीमनी, यानी कि क्या है तो एसबी हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है तो 51 है, यानी कि बी का परमाणु क्रमांक क्या आ जाएगा तो 51 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप समूह 16 में आइए, तो समूह 16 जो है ऑक्सीजन वाला फैमिली जो होता है, तो ये पहला तत्व क्या है तो ऑक्सीजन होगा, जिसका कि आपको ये ऑक्सीजन हो गया और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, यानी कि सी का परमाणु क्रमांक क्या है तो 8 है। उसके बाद देखिए डी है, यानी क्या है तो ये 16वां समूह है, देखिए ऑक्सीजन होता है, उसके बाद देखिए सिलिकॉन होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, तब सिलिकॉन होता है, तब आपको टूलिनियम होता है, ठीक ना, तो यहाँ पर टूलिनियम हो जाएगा, यानी कि डी की जगह आपको टूलिनियम हो जाएगा। और टूलिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है तो 52 होता है, तो यानी कि डी का कितना हो जाएगा परमाणु क्रमांक तो 52 हो जाएगा। अब बच्चा ई क्या है तो 17वां समूह का है, तो इसमें देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर कौन सा हो गया तो ब्रोमीन हो गया, यानी ये क्या है तो ये है आपको ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक यानी कि ई का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा तो ब्रोमीन का होता है 35, तो ये हो गया 35। यहाँ देखिए हमको क्या पूछा है तो उसके सही क्रम को पहचान कीजिए परमाणु क्रमांक। देखिए सारा ऑप्शन देखिए बढ़ते क्रम में दिया हुआ है परमाणु क्रमांक के बारे में, सॉरी घटते क्रम में दिया हुआ है, नहीं पहले बड़ा वाला लिखा है, उसके बाद छोटा वाला को चिन्ह से देखिए पता चला, सारा देखिए आपको एरो इस सेट घुमा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसका है तो 52 है, जो कि डी का है, यानी डी सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला हो जाएगा। उससे कम परमाणु क्रमांक वाला कौन हो जाएगा 51 वाला, जो कि बी है, तो बी हो जाएगा।
उससे भी कम देखिए 51 से कम 35 है, तो 35 जो कि ई वाला है तो ये ई हो जाएगा। उससे भी कम देखिए 35 से कम कौन है तो 8 है जो कि सी का दिया हुआ है। अब देखिए 8 से भी कम कौन है तो ये है आपको एकमात्र बचा है ए जो कि 7 दिया हुआ है, तो ये ए हो जाएगा। यानी कि डी बी ई सी ए इस क्रम में होगा, तो डी बी ई सी ए देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ आपको आवर्त सारणी था सामने में, आपको समझाने के लिए हम आवर्त सारणी लाए थे। तो अगर आपको आवर्त सारणी नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में तो ये आवर्त सारणी रहेगा नहीं, तब उस टाइम आप कैसे बनाइएगा। तो आप देखिए आवर्त सारणी को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, देखिए आपको ध्यान में रखना है, इतना चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही होगा कि आवर्त सारणी में किधर क्या होता है। देखिए कोई भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और इधर भी जाने पर देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ता ही है। ठीक ना। तो देखिए ये जो है आपको जब भी होगा तो माना कि इसका कुछ परमाणु क्रमांक होगा तो नीचे जाने पर उससे अधिक ही होगा, और देखिए इधर भी जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता ही है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो है तो इससे जो अधिक हमेशा ऑक्सीजन का ही होगा, यानी कि सी का ही होगा, ए से अधिक सी का होगा ही होगा। उसके बाद देखिए जब नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर डी का अधिक हो जाएगा, यानी कि ये बी और डी में सबसे ज़्यादा किसका होगा तो ये हो जाएगा आपको डी का हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी आगे है। अब देखिए ई आगे है लेकिन एक जो है ऊपर है, एक ऊपर है, तो यानी ये जो है आपको कम ही होगा, ये डी से कम होगा। यानी क्या होगा तो डी से अधिक, डी से कम होगा, और लेकिन ए और सी से क्या होगा अधिक होगा। तो इस प्रकार भी इसको हम चूज कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कौन सा नहीं है। ठीक, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपको कास्टिक सोडा होता है। ठीक ना। यानी कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। किसको तो कास्टिक सोडा को जो है ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका यूज़ देखिए किस किस में होता है, तो इसका यूज़ देखिए साबुन एवं अपमार्जक के निर्माण में भी होता है। इसका यूज़ देखिए साबुन और अपमार्जक के रूप में होता है कास्टिक सोडा का यूज। उसके बाद देखिए अयस्कों के शुद्धिकरण में भी होता है, अयस्क का शुद्धिकरण में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। उसके देखिए तेल के शोधन में भी होता है, तेल के शोधन में। उसके बाद कागज निर्माण में भी जो है इसका प्रयोग होता है। यहाँ देखिए हमसे पूछा है कि कौन सा इसका उपयोग नहीं है। देखिए इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है, साबुन और अपमार्जक को डिटर्जेंट करते हैं, सही बात है। इसका उपयोग कागज़ की विनिर्माण, देखिए कागज़ का विनिर्माण में भी होता है, यानी कि विनिर्माण में, सही बात है, ये भी दिया हुआ है। देखिए इस 3 में कहा है कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या है, नहीं गलत दिया हुआ है। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता होती है, इसको दूर करने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है, जो होता है आपको Na2CO3 × 10H2 होता है। तो ये आपको गलत दिया हुआ है, यानी कि केवल 3 गलत दिया हुआ है, 1 और 2 क्या सही है, तो केवल 3 गलत है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अस्थायी धारा आई है और प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। एक धारा आई है, ठीक, और प्रतिरोध आर वाला एक उपकरण है, उससे ये आई धारा प्रवाहित होती है, और ये टी समय तक रहता है। ये धारा कितना समय तक, तो टी समय तक रहता है। तो उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगा, देखिए उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होता है, देखिए एच बराबर, यानी एच जो है आपको ऊष्मा से डिनोट किया जाता है, ऊष्मा को जो है आपको एच से डिनोट किया जाता है, तो एच बराबर होता है आपको I² RT होता है। तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी कि ये हमसे उत्पादित ऊष्मा ही पूछा है, ये क्या हो जाएगा I² RT हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध है। ठीक है, एक प्रतिरोध है 8 ओम का, एक प्रतिरोध है 12 ओम का। दोनों पर देखिए पहला प्रतिरोध ए है और दूसरा बी है। दोनों क्या है कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरे पर विभवपात है, यानी कि विभवांतर है, और I1 और I2 धारा है, तो उससे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, यानी कि I2 और I2 के बारे में क्या है, धारा है, तो V1/V2 और I1/I2 हमको क्या होगा। ठीक, तो आप देखते हैं क्या कहा है कि 8 ओम और 12 ओम के 2 आपको क्या है, तो प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध है आपको 8 ओम का, ये पहला प्रतिरोध है जो कि 8 ओम का है। ये दूसरा प्रतिरोध है जो कि है 12 ओम का है। ये पहला प्रतिरोध का नाम है ए, दूसरा प्रतिरोध का नाम है बी। ये है आपको 8 ओम, ये कितना है, तो ये है 12 ओम का।
अब देखिए दोनों को जो है आपको ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, तो देखिए श्रेणी क्रम में ही है, और ये 6 वोल्ट के बैटरी के साथ इसको जोड़ा गया है। कितना? तो ये 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया है। तो ये कौन क्रम है? तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 12 8 कितना हो जाएगा? तो 20 ओम हो जाएगा दोनों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब देखिए क्या होता है, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा जो है ना दोनों प्रतिरोध में समान जाता है और विभवांतर अलग अलग जाता है। यानी कि इसमें भी आई धारा प्रवाहित होगा और इसमें भी आई धारा ही प्रवाहित होगा। यानी कि I1 और I2 जो होगा दोनों बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि I1 बराबर I2 होगा। यानी I1 बराबर जब I2 हो गया तो यानी दोनों का वैल्यू सेम है। तो जब हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे यानी कि I1 बटा I2, ये दोनों अगर समान ही है यानी कि इसका वैल्यू अगर x है तो इसका वैल्यू x ही है, दोनों को कट जाएगा तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि हमको I1 बटा I2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी में 1 नहीं दिया हुआ है तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पहले ही कट गया। अब यही दोनों में से कौन होगा तो उसके लिए हमको V1 बटा V2 निकालना होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें देखिए 20 ओम का प्रतिरोध हो गया समतुल्य प्रतिरोध। इसमें जो धारा जाएगी 6 वोल्ट बैटरी के द्वारा जो धारा जाएगी आई, वो कितना जाएगी पहले उसको हम निकालते हैं। ठीक, देखिए आई बराबर क्या, देखिए वी बराबर ओम के नियम से फॉर्मूला होता है आई आर, और यहाँ से हम आई निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वी बटा आर हो जाएगा। हमको वी मालूम ही है तो वी कितना 6 वोल्ट है बटा आई हमको यानी 6 वोल्ट बटा आर कितना, तो 20 ओम निकाले हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो 20 ओम मतलब सॉरी ये आर निकल गया यानी कि प्रतिरोध निकल गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? 3 बटा 10 आ जाएगा। यानी कि इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? तो 3 बटा 10 एम्पियर धारा जो इसमें प्रवाहित हो रहा है। और 3 बटा 10 एम्पियर जो धारा प्रवाहित हो रहा है 8 ओम वाला में भी 3 बटा 10 ही होगा, और ये आपको 12 ओम वाला में भी 3 बटा 10 एम्पियर ही होगा। तो 8 ओम वाला में सबसे पहले हम विभवांतर कितना जाएगा इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए आपको ओम के नियम से होता है वी बराबर आई आर। तो यहाँ देखिए 8 ओम वाला प्रतिरोध में जब हम निकालेंगे वी का मान तो आई का मान यहाँ 3 बटा 10 ही होगा। तो 3 बटा 10 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा? तो 8 ओम हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौक 8, यानी कितना निकला ये? तो ये कितना निकला? 2 यानी कि 3 4 12 अब बटा 5 निकला। ठीक है ना, यानी पहला यानी कि V1 निकल गया आपको 12 बटा 5 निकला। अब देखिए V2 निकालेंगे तो V बराबर आई आर होता है, तो आई इसमें देखिए 3 बटा 10 ही जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बटा 10 इंटू आर का वैल्यू 12 ओम है तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 पुनः काटेंगे, 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी कितना निकल गया हमको V2 का वैल्यू? देखिए V2 का वैल्यू जो आया है ये कितना आ जाएगा? V2 देखिए 6 या 18 यानी कि 18 बटा 5, ये क्या है? तो ये आपको V2 का वैल्यू है। देखिए हमको I1 बटा I2 तो हम निकाल ही चुके हैं, एक आएगा। तो ये हमसे V1 बटा V2 पूछा है आगे, तो V1 बटा V2 निकालते हैं। तो V1 कितना है? तो 12 बटा 5 है। तो 12 बटा 5 देखिए बटा V2 है तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे ये चला आएगा इसका ऊपर वाला यानी कि 18 और ऊपर चला जाएगा आपको 5। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 कट जाएगा। अब देखिए कितना से कटेगा? ये 12 और 18 तो 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा 3 हो जाएगा। देखिए 2 बटा 3 ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 2 बटा 3 और 1 तो धारा का मान होगा तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिक को तत्वों की वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था। यानी कि तत्वों को जो वर्गीकरण किया गया था उसकी ओर जो है वैज्ञानिक को अग्रसर किया था, उसका मूलभूत क्या था इसका आवश्यकता, तो इस कारण से इसको क्या गया था। तो ये नंबर कि तत्वों के विभिन्न गुणों उसके पैटर्न के पहचान। देखिए तत्व का जो अलग अलग गुण होता था उसके गुण और उसका पैटर्न क्या है, तो इसको पहचान के लिए भी इसको क्या गया था, तो ये सही है। यानी कि इसी के कारण ही क्या गया था, एकमात्र यही है। देखिए तत्वों की उसकी संश्लेषण के आधार पर पूर्ण व्यवस्था ये नहीं था। विभिन्न तत्वों को रंगों की समग्र जानकारी प्राप्त करना ये भी नहीं था। ये इसी कारण ये था, लेकिन ये इसके कारण जो है ना आपको ये आपको वर्गीकरण नहीं किया गया था। वर्गीकरण केवल एक के कारण ही किया गया था, जो कि तत्वों के विभिन्न गुणों के कुछ पैटर्न का पहचान किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है कि संतुलित आहार क्या क्या होता है। देखिए भोजन में जो है मुख्य रूप से 6 घटक होता है। ठीक है ना, यानी कि देखिए पहला घटक क्या होता है, तो ये होता है आपको कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए प्रोटीन होता है। प्रोटीन 6 घटक होता है, इसमें 2 प्रोटीन लिखिए दिए। उसके बाद देखिए विटामिन। उसके बाद फैट होता है। उसके बाद खनिज लवण।
खनिज, लवण एंड जल होता है, ठीक नहीं। ये 6 जो है कोई भी संतुलित आहार में होना चाहिए, तो ये संतुलित आहार होगा, जिसमें 6 होगा वो सब संतुलित आहार होगा। देखिए यहाँ बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तो फास्ट फूड वाई संतुलित हो ही नहीं सकता है। बी में कहा है कि रोटी, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी नहीं होगा, रोटी, दाल, सब्जी। और डी में कहा है कि चावल, चिप्स आ गया तो इस नहीं होगा। देखिए यहाँ देखिए रोटी, दाल और सब्जी, यही तीनों संतुलित आहार होगा इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, देखिए रोटी में क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट रोटी में पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, और सब्जी में जो है विटामिन और फैट भी पाया जाता है, और इसमें देखिए फाइबर भी पाया जाता है, सब्जी में फाइबर हो गया। उसके बाद खनिज लवण भी पाया जाता है, और हल्का फुल्का जल भी रहता है। तो यानी कि ये सब कुछ का ये हो गया, तो ये संतुलित आहार हो गया। तो इसका होता है रोटी, दाल, सब्जी, ये क्या है, तो संतुलित आहार है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सोडियम सल्फाइड, जब कोई क्या है, तो आपको सोडियम सल्फाइड है, ये क्या करता है, तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होता है। ये दुर्गंध युक्त गैस क्या है, क्या है, तो सोडियम सल्फाइड है, ठीक। देखिए सोडियम सल्फाइड होता है आपको Na2S, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड है। जब ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है, तो ये अभिक्रिया के बाद दुर्गंधयुक्त गैस उत्पन्न करता है। तो ये गैस उत्पन्न करता है, देखिए वो कौन गैस है, देखिए क्या क्या बनाएगा, तो ये देखिए हाइड्रोजन है, ये किसके साथ निकल जाएगा, ये देखिए H2S बना लेगा, और प्लस ये NaCl बना लेगा, Cl बनाएगा, ठीक। तो ये देखिए आपको संतुलित कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2 लगा देंगे तो इधर हो गया आप संतुलित, ठीक है। 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन देखिए 2 गो, और यहाँ भी क्लोरीन 2 हमको करना होगा, तो 2 क्लोरीन हो गया, अब संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होता है। दुर्गंध गैस कौन है, देखिए यही H2S जो है, ये दुर्गंध युक्त गैस है, ठीक। तो यही आपको दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न हुआ है, तो इसका उत्तर H2S हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यानी बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, यानी कि NaH यानी क्या होता है, तो NaHCO3 का निर्माण कैसे होता है। देखिए इसके निर्माण के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, देखिए NaCl चाहिए, उसके बाद इसमें जल चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया यानी कि NH3 चाहिए, NH3। जब इस सभी को अभिक्रिया कराई जाती है, देखिए क्या बनता है, देखिए उत्पाद क्या आता है, तो यह आता है आपको NH4Cl, और उसके बाद NaHCO3 आता है, NaHCO3 आता है। यही NaHCO3 क्या है, ये आपको बेकिंग सोडा है, ठीक। क्या ये आपको बेकिंग सोडा है, ठीक। तो यही बना है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है इक्वेशन, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। कोई धारावाही परिनालिका है, उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र, उससे संबंधित कुछ कथन दिया गया है, उसमें हमको विचार करना है। पहला कथन का है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा के रूप में होता है। देखिए परिनालिका के अंदर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए कौन कौन है, समांतर है, ठीक है, समांतर भी और सीधी रेखा में भी, यानी कि ये सही दिया हुआ है, तो ये सही है। 2 नंबर का है कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को टुकड़े को चुंबकित करने में क्या। देखिए परिनालिका कैसे बनता है, ये देखिए कोई भी एक लोहा या कोई भी धातु का टुकड़ा लिया जाता है, उस पर तार लपेट दिया जाता है, और इसको किसी भी करंट से यानी विद्युत से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो ये आपको चुंबकीय गुण इसमें इस लोहा में आ जाता है, यानी कि इस धातु का हम यूज किए हैं उसमें जो आपको लोहा यानी ये जो धातु होता है उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, यानी कि वो जो पदार्थ है यानी टुकड़ा है उसमें चुंबकित करने के लिए भी किया जाता है, तो ये आपको सही दिया हुआ है, ठीक। यानी 1 और 2 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि CuSO4 प्लस Mg बराबर क्या निकला है, तो ये आपको MgSO4 प्लस कॉपर निकला। तो उपरोक्त अभिक्रिया में Mg क्या है, देखिए Mg क्या है, तो ये आपको एक अपचायक अभिकर्मक है, ठीक है। ये क्या है Mg यानी मैग्नीशियम, ये अपचायक अपकर्मक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। देखिए एक एंजाइम है जिसको पाचन क्रिया में अपना कार्य करना होगा, कि पचाना होगा किसी चीज़ को, तो उसके लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक जरूरी है, ठीक। तो ये जो है आपको पेप्सिन के बारे में ये कहा गया है कि पेप्सिन को जो है जब तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं दिया जाएगा तो वो जो है आपको नहीं पचता है बढ़िया से। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेप्सिन, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया।
पेप्सिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली और डैश विद्युत डैश धातु के बने होते हैं। ठीक, यानी कि इसका गलनांक क्या होना चाहिए, यानी कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है, ये देखिए पहले फिलामेंट क्या है, तो ये देखिए जो है आपको ये फिलामेंट जो है ये आपको टंगस्टन धातु का बना होता है। यही जब लाल तप्त होता है तो ये क्या होता है, आपको इंजोर यानी कि लाइट देने लगता है। ठीक, लाल जब इसे देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये क्या होता है आपको, तो ये लाल तप्त होने लगता है। जब लाल तप्त हो जाता है तो जो आपको लाइट होता है और थोड़ा थोड़ा हीट भी उत्पन्न होता है। यानी कि जब लाल तप्त हुआ और ये टूटा भी नहीं, यानी कि इसका गलनांक उच्च है, यानी कि ज़्यादा भी तप्त हो जाएगा, ज़्यादा भी तप्त हो जाएगा तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका गलनांक उच्च होना चाहिए। ठीक, यानी कि पहला इसमें आपको उच्च भराएगा। ठीक, उच्च भराएगा। और डैश धातु की बनी होनी चाहिए, कौन सा धातु होना चाहिए, तो ये आपको परवल धातु भी होना चाहिए, यानी कि उच्च गलनांक और परवल धातु होना चाहिए, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, तो ये किस धातु का बना होता है, तो ये आपको टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का ये बना होता है। ठीक ना, और टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, तो ये आपको 34-22 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। यानी कि कार्बन जो होता है इसमें देखिए आपको श्रृंखला निर्माण करने का गुण होता है। ठीक ना, तो श्रृंखला यानी कि ये बहुत ही सबसे लंबा श्रृंखला, ये कार्बन का जो है ना बहुत बड़ा श्रृंखला बनते जाता है। ठीक ना, तो ये श्रृंखला का जो गुण होता है ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये जो है आपको परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता को दर्शाता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इससे संबंधित अपना फीडबैक दें, और अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर जाकर पिछला वीडियो को भी देख लें। तो चलिए